आज हम लोग बात करेंगे एक कहानी की। एक था देश, एक था भारत, और एक और था देश जिसका नाम था चाइना। इन दो देशों के बीच में घुस गया एक छोटा सा देश जिसका नाम था मालदीव। और उस मालदीव की क्या हालत हुई आज हम सबको पता है। आज वो एकदम भिखारी हो चुका है। आज एक ऐसी आ रहा है कि IMF ने भी बोल दिया है कि एशिया में एक ऑफ कंट्री बैंकरप्ट होने वाली है, दिवालिया होने वाली। एक कंट्री के दिवालिया होने का मतलब आप समझते हैं? उसके नागरिकों और उसकी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि किसी देश का कर्जा चुका दे, तो उसको बोलते हैं दिवालिया होना। और दिवालिया होने बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं होता, बहुत ख़राब होता है किसी भी कंट्री के लिए, भले वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव हो, निजिबूती हो। कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनको चाइना ने अपने जंगल में फंसा दिया। बात आती है किसी भी देश की, जब हम सरकार की बात करते हैं, किसी भी देश के राज्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस में दो चीज़ें हमेशा याद रखना जो काम आती है भाई, वहाँ की सरकार बहुत बड़ी है। अगर कोई छोटे देश है, छोटे देश में पता है क्या काम करता है? छोटे देश में काम करता है अगर हम भारत के पक्ष में बात करेंगे तो या तो एक सरकार प्रो इंडियन होगी या एंटी इंडियन होगी। जैसे बांग्लादेश का छोटा सा एग्जांपल यहीं पे हम ले लें। बांग्लादेश अभी क्या थी? बांग्लादेश में जब तक हसीना मान जाएगी बैठी थी तब तक वो प्रो इंडियन थी। वो सरकार जब भी बैठती है वो प्रो इंडियन होती है, वो भारत के बारे में सुनती है, ठीक है। उसकी जगह बाकी कोई बैठ जाता है, जैसे खालिदा बेगम बैठ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो एंटी इंडियन हो जाती हैं। तो वैसे ही जब मालदीव की हम बात करते हैं, मालदीव में दोनों सरकारों में से एक प्रो इंडियन है, दूसरी एंटी इंडियन है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और चाइना कोशिश क्या करेगा? चाइना कोशिश करेगा जो एंटी इंडियन सरकार होगी, भारत के खिलाफ होगी, उसको हम गद्दी पे बैठा दें और प्रो इंडियन को हरा दें। तो सरकार जब उनकी चल रही थी सोहेल साहब की, उसी टाइम पर उन्होंने ऐसी भूमिका बना दी कि भारत के खिलाफ वहाँ के लोग तैयार हो जाएं, और अपोजिशन ने उसी को प्रमोट किया। तो क्या हुआ? ये लोग इंडिया के खिलाफ पूरी तरीके से खड़े मिले, और इंडिया के खिलाफ खड़े होने से इनका क्या लॉस हुआ कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगे। इब्राहिम सोलिह उस टाइम पे हमारे वो हुआ करते थे, मालदीव के हेड ऑफ द स्टेट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी वहाँ होते हैं। तो ये राष्ट्रपति जब वहाँ के हुआ करते थे तो वहाँ पर हम भारत के साथ मिलकर रहते थे। भारत ने अपने गिफ्ट देता है, मतलब भारत मालदीव जैसी कंट्री को क्राफ्ट गिफ्ट देता है। हमारे पायलट वहाँ पे, उनके पायलट नहीं प्लेन उड़ा सकते, हम प्लेन उड़ाते हैं, हम उनको फालतू में पैसा बांटते हैं, ठीक है। तो हम मालदीव को सपोर्ट करते थे। जब इब्राहिम सोलेह साहब बैठे हुए थे उस टाइम पे हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा था, और मालदीव इंडियंस बहुत सारा घूमने जाते थे। यहाँ पर तूल पकड़ा भी रिसेंटली, जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप में बैठे और उन्होंने उसका प्रमोशन कर दिया अपने इंस्टा अकाउंट पे और ट्विटर पे। जब उन्होंने उसको प्रमोट कर दिया तो उन्होंने इनडायरेक्टली क्या कह दिया? बायकॉट मालदीव। और उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ डाली, लोगों को समझ में आ गया कि मालदीव नहीं जाना। लोगों ने मालदीव जाना बंद कर दिया। अब यहाँ पर जब ये सरकार गई, इस सरकार के जाने के बाद आए कौन? आए मुइज्जू साहब। ये जो मुइज्जू साहब आए, ये खड़े तो हैं इनके सामने, हाथ भी बोल रहे हैं कि हेलो सर कैसे हैं आप, बट ये रियल में किसके चमचे हैं? ये चाइना के चमचे। ये सबसे ज़्यादा किससे मिलते हैं? चाइना से मिलते हैं, ठीक है। तो ये चाइना से मिलने के लिए ज़्यादा हताहित होते हैं, ज़्यादा ललायत रहते हैं। तो ये जब आएंगे तो हम क्या होगा? मालदीव से हमारे रिश्ते ख़राब होने स्टार्ट हो गए। मालदीव के साथ जब हमारे रिश्ते इनके आने के चक्कर में हमेशा ख़राब रहेंगे, अच्छे कभी नहीं रहेंगे। अब इनके आने के बाद दिक्कत क्या हुई? इनके आने के बाद सबसे पहला कैंपेन चला इंडिया आउट। अब ये इंडिया आउट का मतलब क्या था? इन्होंने कहा कि भारत को बाहर भगाओ मालदीव से। इसका मतलब था, इन्होंने कहा जो तुमने 1500 आर्मी पर्सनल रखे हैं ना हमारी कंट्री में, उनको भगा दो। हमने ठीक भाई साहब भगा देना, हम तुमसे कोई डिफेंस डील नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है मत करो। भारतीयों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने कहा ठीक है मत लो। भारत सरकार ने पिछले साल फरवरी तक सारे भारतीय वहाँ से बुला लिए। जब भारतीय बुला लिए तो उनको पता चला कि किसी ने कहा भाई राहत कार्य है, तो कह रहे प्लेन उड़ाओ। कह रहे साहब उड़ाना ही नहीं आता। कह रहे मतलब? कह रहे जिनको भगा दिए वही तो उड़ाते थे यहाँ पे प्लेन। क्या अच्छा मेंटेन कर दो? कह रहे वो भी करना नहीं आता। कह रहे का है? कह रहे जो मेंटेन करते थे उनको भी आपने भगा दिया। तो यहाँ पर भारतीय कार्य कर रहे थे, उनको इन्होंने भगा दिया। फिर इन्होंने कहा कि आप आर्मी की जगह सिविल पर्सन्स हमको दीजिए। चलो इंडिया ने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारे लिए उसने वो भी किया कि पड़ोसी हो तुम, मरो नहीं, जिंदा रहो। अब जब ये इंडिया आउट चल रहा था तो बहुत जगह चला। अब यहाँ पे हर न्यूज़ चैनल ने क्या बोला था? ड्रैगन डिज़ाइन इन इंडियन ओशन। अब ड्रैगन ने इसको प्लान किया था, मतलब चाइना ने इसको प्लान किया था
कि अगर इंडिया आउट कैंपेन चलेगा और इंडियंस बाहर जाएंगे तो चाइना को एड मिलेगी, चाइना को ये मांगेंगे, चाइना अपने क्राफ्ट बेचेगा, चाइना अपना डिफेंस इनको फ्री में देगा और चाइना इनका डेवलपमेंट करेगा। अच्छा, चाइना का मेन पर्पस क्या था? चाइना का मेन पर्पस था भारत को घेरना। चाइना को कोई मतलब नहीं था, चाइना को इनसे कोई मतलब नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। चाइना को मतलब था कि मैं कैसे भारत को घेरूं। अब भारत को घेरने के लिए इनको क्या करना था बेटा? अगर आप भारत का मैप देखोगे तो यहाँ कहीं मालदीव आता है, यहाँ श्रीलंका आता है, यहाँ पर बांग्लादेश आता है, यहाँ पर पाकिस्तान आता है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया? ग्वादर पोर्ट। यहाँ पर हमने क्या बना दिया? चटगांव। यहाँ पर हमने क्या बना दिया? हम्बनटोटा। और ये आइलैंड हमने ले लिया। इधर जिबूती, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो हमने कैप्चर करा लिए चाइना ने। तो चाइना ने क्या कोशिश की? चाइना ने ये कोशिश की हम भारत को चारों तरफ से ले घेर, मतलब भारत को हम ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए इधर से घेर लें और ऊपर से लैंड रूट पे यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे इन्होंने कहा ऐसे जाते हुए हम पाकिस्तान में इधर से भी गुजरे। तो इन्होंने कहा हम भारत को चारों तरफ से घेरेंगे तभी फायदा होगा। फिर इधर यहाँ पे जो नेपाल है इसको भी कैप्चर कर ले। तो अब इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके चक्कर में भारत को ये फंसाना चाहते थे। और भारत को फंसाने के लिए इनके पास सबसे सस्ता सॉफ्ट टारगेट कौन होता है? गरीब। और गरीब को ये कैसे समझाते हैं? कहते हैं मैं आपके लिए ला रहा हूँ बिल्ड रोड इनिशिएटिव। क्या ला रहा हूँ? बिल्ड रोड इनिशिएटिव। ये कह रहे हैं कि मैं पुराना सिल्क रूट और वाटर रूट, मतलब लैंड और सी रूट को डेवलप कर रहा हूँ और इसमें जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, क्योंकि मुझे व्यापार करना है। तुम बस मुझे जगह दे दो, मुझे काम करने दो, मैं व्यापार करूँगा, मैं सारी चीज़ें अकेले टैकल करूँगा, मैं सारी चीज़ें अकेले करूँगा और जो पैसा आएगा वो तुम धीरे धीरे मुझे चुका देना। लोग इनके कर्जे के जाल में भर गए, फंसते जा रहे थे, फंसते जा रहे थे, फंसते जा रहे थे। तो यहाँ पर समस्याएं बढ़ती जा रही थी। अब ये क्या है? ये सारी कंट्रीज जो थी ये इनके जाल में फंस रही थी और मुइज्जू साहब को लगा कि भाई ये कंट्री बहुत अच्छी है, मेरी बहुत मदद करेगी। अब 2 साल बाद इनको लग रहा है कि यार यहाँ तो गलत हो रहा है, इंडिया में आए, इंडिया में आके फिर इंडिया की बातों से मुकर गए, क्योंकि ड्रैगन ने कहा कि भाई अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हारे कर्जे मैं माफ़ नहीं करूँगा और तुमको कर दूंगा बर्बाद। तो मुइज्जू साहब इसी डर से नहीं रह पाए आबाद और वापस सुनने लगे किसकी बात? चाइना की बात। अब चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी क्या है, इसको अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी कंट्री, जो भी कंट्री इनके कर्जे के जाल में फंसेगी उसको वो क्या करते हैं? उसको खूब सारा लालच देते हैं। शुरुआत में कहते हैं कितना पैसा चाहिए। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे पास 400-500 करोड़ हो, मैं तुम सबको खरीदना चाहता हूँ। ठीक, तुम सबको खरीदने के बाद बढ़िया अपनी कोचिंग में झाड़ू पोछा लगवाऊँ, बढ़िया किसी से पुताई करवाऊँ, किसी से क्लास साफ़ कराऊँ, किसी से खाना बनवाऊँ। तो तुम लोगों ने कहा कि सर मेरे घर पे ज़रूरत है 10 करोड़ की। हमने कहा तुम 12 करोड़ लो, पर ब्याज के साथ मुझे 10 साल बाद वापस दे देना। 10 साल में बड़ा इंतजार करूँगा तुम्हारा, 11वें साल तुम्हें उठा लाऊंगा तुम्हारे घर से, कहूँगा बेटा तुम ज़िंदगी भर नहीं जाओगे। कहीं कब तक? 99 साल तक। 99 साल तुम्हारी उम्र है नहीं है, तुम तो निपट गए। तो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का मतलब है एक कंट्री को लीज पे ले लेना है, एक कंट्री का जो डेवलपमेंट किया उसको अपने पास रख लेना 100 साल के लिए। तो ये तरीका क्या बनाते हैं? पहले कंट्री को कर्जा देते, फिर उस पर ब्याज पे ब्याज चढ़ाते हैं, ब्याज पे ब्याज चढ़ाते हैं। इनको पैसा नहीं चाहिए कायदे से वापस, इनको यहाँ पैसा वापस चाहिए ही। ये चाहते हैं हमें वो कंट्री मिले जो हमें कभी पैसा वापस ना, उसके पास जो है वो हमें मिल जाए। तो चाइना डे 1 से छोटी छोटी गरीब गरीब कंट्रीज़ को पकड़ता है। अच्छा, इंडिया क्यों नहीं फंसी? पाकिस्तान फंस गए, इंडिया क्यों नहीं फंसी? इंडिया के पास आए, कह रहे BRI बनाएंगे, कह रहे बनाओ, कह रहे आपके यहाँ से भी जाएंगे, कह कोई ज़रूरत नहीं है, कह रहे क्यों? कह रहे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तुमसे अच्छी रोडें हम बना देंगे, तुम यूज़ कर लो हमारी, हमें टोल दे देना, हमें टैक्स दे देना, रोड यूज़ करो, निकलो, हम सारी तुम्हारी माल की जाँच करेंगे। अब इनको पता चल गया इंडिया की औकात हमसे तो बराबर है ही, ये तो हमारे जाल में फंसेगी नहीं। फिर गरीबों को ढूंढा, इंडिया के आसपास वाले। अच्छा, इंडिया अमीर है पर इतना अमीर नहीं है ना कि जितना चाइना बांटेगा उतना वो भी बांट दे। तो हम उतना बांट नहीं सकते थे। जब उतना बांट नहीं सकते तो हम थोड़ा शांत हो गए। हमने कहा नहीं भाई, हम इतना नहीं झेल पाएंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है। तो ये बांटता रहा, इससे लोग पैसा लेते रहे, लेके एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया है जब आज की डेट में मालदीव पूरी तरह खात्मे की ओर है। और चाइना ने सिर्फ एक कंट्री नहीं ख़त्म की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी सारी कंट्रीज हैं जिसको ऑलरेडी खा चुके हैं। और सारी दुनिया को पता है ड्रैगन इज ईटिंग एवरीथिंग, बट उसके बाद भी लोग क्या कहते हैं? अरे खाने तो फ्री में, कोई पैसा दे रहा है हमें लेने दो। तो बेटा इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती, जो भी आपको पैसा देता है वो खतरनाक तरीके से देता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, इधर मालदीव, इन सबको ये कैप्चर करते हुए क्यों जा रहा है? ये इसलिए कैप्चर कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि अगर इस चीज़ को ये करेगा तभी इसको फ़ायदा होगा। फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बोल दिया है कि फॉरेन डेप्ट का बहुत ज़्यादा रिस्क है किस पर? मालदीव पर। मालदीव बहुत दिनों में दिवालिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।
आपको पता है एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया था जब श्रीलंका की हालत बिगड़ रही। श्रीलंका गया, उसने इवन पाकिस्तान अभी बीच में जब इमरान बैठे थे तब पाकिस्तान भी गया। पाकिस्तान ने कहा कि सर मेरा कर्जा माफ़ कर दो, अच्छा ब्याज ही माफ़ कर दो। उन्होंने कहा थू निकल लो। चाइना ने कहा थू निकल लो, दोस्ती बा अलग है पैसा अलग है। तो चाइना किसी को बख्शता नहीं। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो हालत इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। एक कंट्री चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, डिजिबूती, मालदीव, मायो, लाओस, ये सारी ऐसे प्लेसेस हैं जो डूब रहे हैं कर्जे में। किसके? इनके कर्जे में फंसते चले जा रहे हैं। देखिए इमरान की क्या हालत हुई, श्रीलंका की क्या हालत हुई, नेपाल की क्या हालत हुई, ये सब ऑलमोस्ट पूरी तरह ख़त्म है। आज इनकी ये दशा बना दी गई और अब मालदीव का टाइम आ गया। अगर मालदीव भी इसी खतरे में फंसता है और मालदीव भी ख़त्म होता है तो बेटा सबसे बड़ी समस्या पता है क्या आएगी? सबसे बड़ी समस्या आएगी कि हम अब अपने देश को भी संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास एक ऐसा ड्रैगन बैठा होगा आके जो हमारी चीज़ों को रेगुलेट होने ही नहीं देगा। और जो हमारी चीज़ों को रेगुलेट होने नहीं देगा तो हम उन चीज़ों को टैकल करेंगे कैसे? ठीक, अभी देखिए ये जितनी कंट्रीज आपके सामने ये डेब्ट ट्रैप में है। देखिए हाई रिस्क, सिग्निफिकेंट लो रिस्क। मंगोलिया हाई रिस्क में, तजाकिस्तान हाई रिस्क में, लाओस हाई रिस्क में, डिजिबूती हाई रिस्क में, मालदीव हाई रिस्क में, पाकिस्तान हाई रिस्क में। ये वो कंट्रीज हैं जो बेटा इतना कर्जा ले चुकी हैं कि इनकी बर्बादी चालू हो गई। ठीक, इसके बाद तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, सबको इन्होंने पैसा दे रखा है, किसी को छोड़ा नहीं है इन्होंने। ठीक, हमारे उधर श्रीलंका को दे रखा है ना। उसके बाद अगर बात करें तो पैसा ये सबको दे रहे हैं, इवन भूटान को भी इन्होंने पैसा दे रखा है, पर इतना नहीं दे रखा कि वो बर्बाद हो जाए आज के। बट दिक्कत तो है ही ना, अगर किसी को आप पैसा दे रहे हो। लो रिस्क में बाकी कंट्रीज हैं, जितनी ब्लू हैं इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तुमसे हमने इतना पैसा ही नहीं लिया तुम्हारा बिगाड़ क्या लोगे? बट भाई अगर कंट्रीज ऐसा कुछ करती हैं तो समस्याएं तो होती हैं। अब बात आती है सर इन्होंने किया क्या? तो ये देखिए ये जो इनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये ऐसे जा रहा है। ठीक, इंडिया को घेर रहे हैं ना पूरा। और इधर देखिए पाकिस्तान से ये सीपैक ला रहे हैं जो आगे को जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे भी एक बंदरगाह ला रहे हैं, यहाँ पे भी बंदरगाह, यहाँ पे भी बंदरगाह। तो कहीं ना कहीं इंडिया को घेर के इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इंडिया को पूरी तरह अनरेगुलेटेड मैनर में जाएंगे। देखिए इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया समुद्र की शक्ति नहीं है। इंडिया क्या कर रहा है? नेवल शिप्स पे ध्यान दे रहा है, नेवी को मजबूत करने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसी के चक्कर में, क्योंकि चाइना हमारे आसपास आ गया। एक टाइम ऐसा था जब चाइना ज़मीन पे लड़ता था, आज वो स्ट्रेटेजिक मैनर में हमें चारों तरफ से घेर है। अगर वो बॉर्डर पे लड़ता तो हम झेल लेते, अगर वो चारों तरफ से लड़ेगा तो हम कहाँ कहाँ युद्ध का फ्रंट खोलेंगे। और इंडिया हमेशा समुद्र में कमज़ोर है। इतिहास गवाह है, हमें जिसने गुलाम बनाया समुद्र के रास्ते से बनाया है। ज़मीन के रास्ते से तो हम बड़े मजबूत हैं। हमारा ज़मीन का रास्ता बहुत मजबूती की ओर जाता है, तो ज़मीन के रास्ते से तो हमें कोई भी परेशान नहीं कर सकता, ये फ़ायदा है। तो ज़मीन का रास्ता तो हमारे लिए बहुत सेफ है। तो इन्हें सबको पता है कि ज़मीन के रास्ते से इंडिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये एक इशू हमेशा में दिखता है, इसको टैकल करने की आज की डेट में आवश्यकता है। तो अगर हमें चाइना, इंडिया और मालदीव्स को पढ़ना है तो इसके नोट्स मैंने बनाए हैं, वो पीपीटी में मैं कल आपको पढ़ाऊँगा। इस छोटी सी कंट्री में क्या हो रहा है आज की डेट में, छोटी सी कंट्री कब ख़त्म हो जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में सारी डिटेल्स में। देखिए इतनी है बस। अगर कायदे से देखा जाए, ये सुंदर सा जो शहर आपको दिख रहा है ये मालदीव है। लोग यहीं पर जाते हैं, इसी पानी में नहाते, इसी का पैसा समुद्र से यहाँ पानी डाल देते हैं, इधर रिजॉर्ट बना देते हैं, यहाँ पे लोग घूमते हैं, पैसा देके चले जाते हैं। ठीक, तो मालदीव्स को बनाया गया है ऐसा कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और कोविड के बाद इसकी कंडीशन वैसे बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं चल रही थी। तो इस कंट्री को रेगुलेट और टैकल करने की कोशिश अगर किसी को करनी है तो उसको करने के लिए इन्हें इंडिया का सपोर्ट चाहिए। अगर इंडिया इनके साथ खड़ा होता है तो शायद ये चीज़ों को टैकल कर लेंगे, और अगर इंडिया खड़ा नहीं होता तो ये चीज़ों को टैकल नहीं कर पाएंगे, इनको समझना पड़ेगा। तो इसके बारे में कल हम लोग करंट के नोट्स के साथ इसकी पीपीटी पूरी पढ़ेंगे, आज तक क्या हुआ है और इंडिया में जब आए थे तब इनको क्या मिला और क्या नहीं मिला, इनकी सारी बात हम इस क्लास के बाद करेंगे। आज इतना ही करेंगे। सुबह हम लोगों ने ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी थी, और याद रखिए हिस्ट्री में हमने बहमनी, विजयनगर आज ख़त्म कर लिया। कल हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में कल हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो कोई भी बंदा क्लास में जुड़ना चाहे आ सकता है। मॉर्निंग की क्लास भी आप सबके लिए अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। हर एक क्लास आपके लिए बिंदास आइए, कोर्स पूरा करिए।